गोरी कवि का जादुई आईना। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कवि रहती थी। कवि का नाम गोरी कवि था। कवि चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। आज तो मैंने अपना अच्छे से मेकअप कर लिया है। आज तो मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। गोरी कवि नदी पर बैठे तोते के पास जाती है। तोते तोते देखो, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। क्या अब भी रानो चिड़िया मुझसे ज्यादा सुंदर है? अरे गोरी, सब जानते हैं कि रानो चिड़िया जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है। तुम जो भी कर लो, तुम कभी भी रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं बन सकती हो। चुप करो मोटी चोंच वाले, देखना एक दिन मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनकर दिखाऊंगी और सब मेरी ही पारी भाषा करेंगे। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि गुफा में उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं रानो से ज्यादा सुंदर बन जाऊँ। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। और ये जादुई आईना तुम्हें तभी रानो से ज्यादा सुंदर कहेगा जब तुम रानो चिड़िया को खत्म कर दोगी। मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गोरी कवि उल्लू बाबा से जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। जादुई आईने, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है रानो चिड़िया। तो फिर मुझे खत्म करना होगा रानो चिड़िया को। गोरी कवि उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ रही थी। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ है। कबूतर पुराने कुएं में गिर गया है। हमें उसकी मदद करनी होगी। गोरी, मैं अभी घर से रस्सी लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास रस्सी है। तुम बस मेरे साथ चलो। चिड़िया गोरी कवि के साथ चली जाती है। गोरी, कहाँ है कबूतर? किनारे पर जाकर देखो, वो बेचारा कुएं में बेहोश पड़ा है। चिड़िया कुएं के किनारे पर जाती है तो पीछे से गोरी कवि चिड़िया को कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ! चिड़िया कुएं में गिर जाती है। अब मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को कुएं में एक लंबी बेल नजर आती है। चिड़िया उस बेल को पकड़कर सुरक्षित कुएं से बाहर आ जाती है। हद होती है मजाक की। आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जब तक वो जिंदा है, जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी वही है। इसका मतलब वो चिड़िया अब तक जिंदा है। मैं तो उसे मार आई थी। परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उसे जान से मार कर ही दम लूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कवि इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, मैंने जंगल के गरीब पक्षियों में खीर बांटनी है। उसके लिए दूध चाहिए। प्लीज मुझे दूध दे दें थोड़ा सा। कवि, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। किसान की पत्नी गोरी के सुंदर कौन? रानो चिड़िया जब तक रानो जिंदा है, जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी रानो है। वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है। न जाने कब मरेगी ये। अब तक जिंदा है, परंतु जादुई आईने, अब मैं उस चिड़िया को मार कर रहूंगी। फिर उस दिन से गोरी कवि रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती तो गोरी छुप छुप कर रानो का पीछा करती। मैं भी तो देखूं कि तुम क्या क्या खाती हो, ताकि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो सके। दाना तो खा लिया, अब मैं मीठे में जाकर लाल सेब खा लेती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में जाती है। गोरी भी रानो के पीछे ही थी।
घने जंगल में एक सेब का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे लाल सेब लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती है। इसका मतलब ये चिड़िया दाना खाने के बाद इस पेड़ से सेब खाने आती है। अब तो चिड़िया मरेगी, जरूर मरेगी। गोरी जहर लेकर लाल मीठे मीठे सेबों पर लगा देती है। अब चिड़िया सेब खाएगी और मर जाएगी। उसके बाद मैं बन जाऊंगी सबसे सुंदर कवि। अरे चिड़िया बहन चले, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तोते भाई, मैंने दाना तो खा लिया है, पर चले हम घने जंगल में जाकर सेब के पेड़ से सेब खा लेते हैं। चिड़िया और तोता घने जंगल में सेब के पेड़ के पास आ जाते हैं। पेड़ के पास कालू भी बैठा था जो कि विदेश से आया था। ना चिड़िया, ये सेब मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये सेब मैं तोड़ने वाला हूँ। कवे कवे, मुझे और तोते को एक सेब दे दो। ना, ये सेब मेरी गोरी पत्नी खाकर खुश हो जाएगी। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, गोरी को खुश भी तो करना है। कालू सारे सेब तोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, इतने दिन बाद जंगल में आया लेकिन आते ही लड़ाई शुरू कर दी। गोरी सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए विदेश से मीठे मीठे सेब लाया हूँ। वो देशी जंगल के सेब, सुना है ये बहुत मीठे होते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कौवे 2 सेब खा लेती है और जहर वाले सेब खाते ही गोरी गिर जाती है और मर जाती है। ओहो हो ये सेब तो जहरीले थे। मेरी पत्नी ये जहरीले सेब खा के मर गए। और दूसरे ही लम्हे वो जादुई आईना भी टूट जाता है। गोरी कौवे सुंदर बनते बनते अपनी जान से ही हाथ धो बैठी थी। आज टूनी चिड़िया अपने पति टूना के साथ बैठी बेसब्री से अपने अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज के दिन उसके अंडे से एक प्यारे से बच्चे ने बाहर आना था। अरे टूनी, इतनी देर हो गई है, अभी तक हमारा अंडा नहीं टूटा। टूना इतना कहता ही है कि अंडा फूट जाता है और अंडे में से एक खूबसूरत सा बच्चा बाहर निकलता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसका एक पंख बहुत छोटा सा था। अरे हमारा बच्चा कितना सुंदर है। मैं अपने बच्चे का नाम कुकू रखूंगी। अब से इसका नाम कुकू है। कुकू अपनी आंखें नहीं खोलता और ना ही इसका वो पंख हिल रहा था। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर वो और उसकी पत्नी बुलबुल डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अरे बुलबुल डॉक्टर, प्लीज मेरे बेटे का चेकअप करें। ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा और इसका एक पंख बहुत छोटा सा है। बुलबुल डॉक्टर तो जादू डॉक्टर थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ दाने की लालच में ही पक्षियों को उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देती थी। अरे मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ कि आपका बच्चा तो अंधा है और ये सारी जिंदगी उड़ भी नहीं सकेगा। अरे बुलबुल दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ठीक से चेकअप करें। हमारा कुकू आज ही अंडे से बाहर आया है। शायद इसने अभी तक अपनी आंखें न खोली। नहीं चिड़िया बहन, ऐसा नहीं है। आपका बेटा अंधा है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो अपने बेटे को अपने साथ वापस घर ले आते हैं। कुकू मम्मा चिड़िया से कोई बात भी न कर रहा था। मम्मा चिड़िया ये देखकर और ज्यादा डर जाती है। फिर वो दोबारा बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि कुकू तो कोई बात भी नहीं कर रहा। बुलबुल डॉक्टर फिर से कहती है, अरे ये क्या, आपका बच्चा तो गूंगा भी है। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे ऐसा क्यों? हमसे तो ऐसी कोई गलती ना हुई थी कि हमारा बेटा अंधा भी है, उड़ भी नहीं सकता और तो और बेचारा गूंगा भी है। बस रानो, बस अब तुम रोना बंद कर दो। अब हम इसको अपने साथ अपने घर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो ना बोल सकता है और ना ही उड़ सकता है और ना तो देख सकता है। इसकी जिंदगी तो ना होने के बराबर ही है। हम इसे घने जंगल में छोड़कर आ जाते हैं।
नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करूंगी। मैं इसको उड़ना सिखा दूंगी, मैं बोलना भी सिखा दूंगी। मम्मा चिड़िया तो अपने बेटे को खुद से दूर न कर सकती थी, परंतु पापा चिड़िया ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो कुकू को अपने घर से निकाल देंगे। फिर वो अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को देखकर रो रही थी, परंतु पापा चिड़िया तो अपने बेटे को बड़ी नफरत से देख रहे थे। मम्मा चिड़िया रात को रोती हुई सो जाती है। कुकू को पापा चिड़िया अपने पंजों से उठाता है और अपने बेटे को अपने ही घर से निकालकर बाहर फेंक देता है। रात के समय गोरी कवि, जो के दूसरे जंगल घूमने गई हुई थी, वो वापस आ रही थी कि उसकी नजर एक पेड़ पर रखे बच्चे पर पड़ती है, जो कि पेड़ पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। वो कवि उस बच्चे के पास आती है और उसे अपने पंखों में उठाती है। अरे कौन है ये जालिम पक्षी जिसने इतने मासूम से बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया इतनी तेज ठंड में? होगा कोई जालिम पक्षी जिसे अपने बच्चे की कदर न हो। कालू, हम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर न ले जाए, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। ठीक है गोरी, इसे हम अपने साथ अपने ही घर ले जाते हैं। और फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया के रोने की आवाजें सुनकर मिट्ठू तोता उसके घर आ जाता है। चिड़िया दीदी, क्यों रो रही हैं आप इतना? अरे मैं क्या बताऊं, मेरे प्यारे छोटे से बेटे को इस जालिम टूना ने अपने घर से बाहर निकाल दिया, वो भी रात के समय। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बेचारा, आपका छोटा सा बच्चा तो मर गया होगा, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है। इस ठंड के कारण तो हम पक्षियों से नहीं उड़ा जाता, और वो तो फिर छोटा सा बच्चा था। तोता अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि शहर के एक बड़े अस्पताल में कुकू का ऑपरेशन करवाती है और किसी दूसरे पक्षी की आंखें डॉक्टर चील को लगा देता है। कुकू जब अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने इसकी मम्मा गोरी थी। गोरी कवि ने इसे बिल्कुल माँ का प्यार ही दिया था। कुकू बहुत खुश होता है। फिर क्या था, फिर कुकू अपनी मम्मा को देखकर जोर जोर से उछलने लगता है। अरे डॉक्टर जी, ये गूंगा है तो क्या मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती? फिर डॉक्टर चील उसका चेकअप करती है। ये गूंगा तो नहीं है, असल में शायद ये अंडे से कुछ ही समय पहले निकला है, इसीलिए ये अभी तक बात नहीं कर रहा। अभी इसने बात करना सीखी ही नहीं है। अगर आप इससे बात करना सिखा देंगी तो ये भी बात करना सीख जाएगा। और डॉक्टर जी, इसका तो एक पंख बहुत छोटा है, तो क्या ये उड़ भी नहीं सकता? अरे इसका पंख कमजोर है और अभी तो ये छोटा है। इसका पंख भी बहुत छोटा है। आप इसको अच्छे अच्छे फल खिलाएं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उड़ने भी लगेगा। जब इसका पंख ठीक हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। गोरी कवि की खुशी का ठिकाना न था। गोरी कवि और उसका पति कालू कौवा दोनों बहुत खुश थे। कालू और गोरी अपने बच्चे को अपने घर ले आते हैं। कुछ ही समय में कुकू बात करना, उड़ना दोनों ही सीख लेता है। एक दिन गोरी कवि अपने बेटे कुकू को अपने साथ जंगल की सैर करवा रही थी कि पापा चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है और वो पापा चिड़िया फौरन से अपने बेटे को देखते ही पहचान जाता है और गोरी कवि के पास पहुंच जाता है। अरे ये मेरा बेटा कुकू है, ये मेरा बेटा कुकू है, इसे मुझे लौटा दो। तुमने मेरा बेटा कहाँ से चुरा लिया है दुष्ट कवि? चल लो, तूने अपना बेटा अपने घर से बाहर निकाला हुआ था, बेचारा ठंड में कांप रहा था, और अब तुझे अपना बेटा याद आ गया। पहले क्यों छोड़ा इसे मरने के लिए? पहले तो तुझे इस मासूम बच्चे पर दया न आई। पापा चिड़िया कौवों की बहुत विनती करता है, परंतु कौवे इसको कुकू वापस नहीं लौटाते, क्योंकि पापा चिड़िया ने पहले अपने बच्चे की कदर न की थी और समय तो लौट कर नहीं आता और समय तो गुजर चुका था। पापा चिड़िया रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो पूरे जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढता है,
इसकी पत्नी ने एक नया घोंसला बना लिया था जिसमें वो रह रही थी। पापा चिड़िया उसके पास जाकर रोते हुए उसे सारी बात बताता है। टोनी, मैंने कौवों के पास अपने बेटे को देखा जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त है। टोनी, मुझे माफ कर दो। काश काश मैंने पहले अपने बेटे को घर से ना निकाला होता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, परंतु अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आपकी पछताने से क्या फायदा? आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे टोनी, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा कुकू, मैं अपने बेटे से मिलने जरूर जाऊंगी, परंतु मैं जानती हूँ कि कौवे मुझे मेरा बेटा वापस नहीं करेंगे। मैं उनसे विनती जरूर करूंगी और हाँ, मैं अपने बेटे को लेकर तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधा कौवों के पास जाती है। मम्मा चिड़िया वह सारी बात बताती है जो कुछ हुआ। सब कुछ सुनकर गोरी कवि कहती है, चिड़िया, इसमें तुम्हारा तो कोई भी दोष नहीं है, मैं जानती हूँ, परंतु मुझे इस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मगर हाँ, तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ इसी घर में रह सकती हो, हम सब साथ रहेंगे। फिर चिड़िया कौवों की बात मान जाती है और वे कौवे चिड़िया को अपने साथ अपने घर रखते हैं। मेरी दो मम्मा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे प्यार करने वाली दो मम्मा है और मेरा कालू पापा भी बहुत अच्छा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। कुकू को भी अब तो मम्मा मिल चुकी थी और वो अपनी दोनों मम्मा के साथ बहुत प्यार करता था। वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा था। पापा चिड़िया ने जो किया था उससे उसका सिला मिल चुका था। फिर वे दोनों चीलें इसी तरह आपस में सलाह मशवरा करती हैं। एक चील एक दिशा की ओर तो दूसरी चील दूसरी दिशा की ओर निकल पड़ती है। माही चील ढोलकपुर नाम के एक जंगल में आ जाती है। माही चील जब उस जंगल में आती है तो वहाँ पर ये देखकर बहुत खुश होती है कि वहाँ तो बहुत से पक्षी हैं। माही चील अपना घोंसला नहीं बनाती, वो एक पेड़ की खोखर में रहने लगती है, क्योंकि वे जानती थी अगर पक्षियों को इसका पता चल गया तो ये पक्षी भी यहाँ से भाग जाएंगे। इस जंगल में तो बहुत से पक्षी हैं। हाय रे, अब तो खाने को रोज रोज ताजा ताजा मांस मिलेगा। एक दिन मिट्ठू तोता नदी पर बैठा गाना गा रहा था कि माही चील छुपकर इसे देख रही होती है। वाह वाह, बड़ी चोंच वाले तोते, आज तो मैं इस तोते को ही खाकर अपना पेट भरूंगी। अभी जिंदा हो तो जीने दे, जीने दे, अरे नदी से पानी 2-3 दिन और पी लेने दे। मिट्ठू ऐसे गाना गा रहा था कि इतने में माही चील उस पर हमला करती है। माही चील अपनी तेज नाखून मिट्ठू तोते को मारती है। मिट्ठू तोता बहुत जख्मी हो जाता है, परंतु मिट्ठू तोता होशियारी से काम लेता है। अरे चील दीदी, आप तो मुझे मारने को आ गई, आप मुझे क्यों मार रही हो? हाँ, याद रखना, मुझे मारा ना तो वो चील आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी मुझे? बता तोते, किसकी बात कर रहा है? नहीं छोड़ेगी वो आपको दीदी। बता तोते, कौन है वो चील जो मुझे खाना चाहती है? वो चील इस समय आपके बिल्कुल पीछे है, वो आप पर हमला करने वाली है। ये सुनकर तो चील डर जाती है और तुरंत से पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो चील पीछे मुड़ती है, मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है और ऐसा भागता है कि मुड़कर पीछे नहीं देखता। रुक रुक तोते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे पागल बना रहा है। बस एक बार तू मेरे पंख लग जा, फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। मिट्ठू तोता जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करके चील के बारे में सब कुछ बता देता है। गोरी कवि और कालू कौवा भी ये सारी बातें सुन रहे थे। अरे, हमें कुछ न कुछ करना होगा, हम मजबूर पक्षी हैं, हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। बुद्धि से हम हर काम कर सकते हैं, हम अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस चील को अपने जंगल से निकाल लेंगे। कालू जी, चलो यहाँ से, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपने पति कालू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने घर के दरवाजे पर कुंडी लगाने लगती है और कौवे से कहती है,
कालू, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। असल में मुझे लगता है कि अब इन पक्षियों की मौत इस चील के पंखों ही होनी है। मैंने एक योजना बनाई है। फिर गोरी कौवी कालू कौवे से कुछ बात करती है। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुशी खुशी हंसने लगता है। हा हा हा, वाह वाह गोरी, भोजन का भी बंदोबस्त कर दिया और जान भी बच गई। अच्छा चलो चलें अब उस चील के पास। ऐसा कहते हुए दोनों शैतान पति पत्नी उस चील के पास जाते हैं। चील दीदी, कैसी हैं आप? काली कवि, मैं तो ठीक हूँ, परंतु मुझे लगता है तू और तेरा ये काला पति ठीक नहीं हो। अरे चील दीदी, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वैसे तो मैं कौवों से बात नहीं करती, परंतु चलो बताओ क्या बात करनी है काले कौवों। परंतु मेरा ज्यादा समय न जाया करना, वरना यही चीर फाड़ कर खा जाऊंगी तुम दोनों को। ना ना चील दीदी, हमें न चीरना। हम तो आपके लिए एक दावत का इंतजाम करके बैठे हैं। हम आपके लिए जंगल के छोटे पक्षी लेकर आया करेंगे। उसके बदले आप सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ मांस हमें दे देना, क्योंकि हमें दाना अच्छा नहीं लगता। रोज रोज ये दाना खा खा कर मैं और कालू जी तंग आ गए हैं। वाह वाह, बात तो तुमने अच्छी की, परंतु बच्चे रोज तुम लेकर आ भी पाओगे या ऐसे ही बातें कर रहे हो हवा में? और हाँ, जब मैं खा लूंगी तो जो भी बचेगा वो तुम दोनों पति पत्नी खा लेना। उसके बदले ये भी है कि मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगी। वैसे भी मुझे काले कौवों का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर आ जाते हैं। अब वे दोनों बहुत खुश थे। रात को वे दोनों जल्द ही सो जाते हैं और फिर आधी रात के समय कालू कौवे की आंख खुलती है। वो अपनी पत्नी गोरी को जगाते हुए ऐसा कहता है, उठो जल्दी चलो, आज हम कबूतर के बच्चों को उठाएंगे और चील दीदी के हवाले करके आएंगे। फिर रात के समय गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा कबूतर के बच्चे को अपने साथ लेकर चील के पास पहुंच जाते हैं। सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक थी रानो चिड़िया। वह अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसका पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना जमा करता और फिर शाम को वो परिवार वो दाना खुशी खुशी खा लेता। एक दिन टूना चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, क्या हमारे बेटे कुकू ने भोजन खा लिया है? नहीं टूना, कुकू ने तो कल रात को भी भोजन नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने प्यारे बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए टूना चिड़ा जाने लगता है। रानो चिड़िया उसे रोकते हुए फौरन से कहती है, रुके टूना, आपको तो पता है कि जामुन तो उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो आपको मार डालेंगे। नहीं रानो, आप परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूंगा। कोई कितना भी जालिम हो, दिल तो उसमें भी होता है ना। फिर पापा चिड़िया उल्लुओं के इलाके की तरफ चला जाता है। पापा चिड़िया दो, नहीं टूना, ये आपको क्या हो गया? मैंने तो कहा था कि ना जाएं आप। क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। जब पापा चिड़िया को होश आता है तो उनका बेटा भी उनके पास ही बैठा था और वो भी रो रहा था। पापा पापा, आप क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? बेटा, मुझे आपकी फरमाइश भी तो पूरी करनी थी ना। मुझे पता नहीं था कि जालिम उल्लू मेरा पंख तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने पति के लिए बहुत मुश्किलों से भोजन इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मम्मा चिड़िया को चनों के सिर्फ 2 दाने मिलते हैं। मम्मा चिड़िया वही दाने अपने साथ घर ले आती है। आप एक दाना खा लें और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ आप भूखी हो, आपने भोजन नहीं खाया। आपको 2 दाने ही मिले थे ना? नहीं नहीं पति जी, मुझे तो चने के 4 दाने मिले थे। मैंने तो 2 खा लिए और 2 मैं आपके लिए ले आई हूँ। और फिर पापा चिड़िया
वो चने के दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मम्मा चिड़िया भूखी है। समय गुजरता है। पापा चिड़िया भी बहुत बूढ़ा हो चुका था और मम्मा चिड़िया भी। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा ले आऊंगा मम्मा, मुझसे नहीं होती आपकी रोज ये फरमाइशें पूरी। आप तो खुद उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और आप दोनों का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता है। एक दिन कुकू जब अपने घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया भी थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? कुकू कुछ कहता इससे पहले ही सुंदर चिड़िया कहती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने मुझसे आज ही शादी कर ली है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, इसमें ये दोनों तुम्हारे बूढ़े माता पिता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी? बेटा कुकू, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या हमारी आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? आपको बता भी देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपके लिए ख्याल रखूं, आपके लिए भोजन लाऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी ना। कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है और फिर वह एक दिन रात को कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बूढ़ों को यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो, मैं इस अंडे को लेकर जल्दी जाऊँ। मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बूढ़े माता पिता के साथ। इन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाएं। अब ये हमारा घर है। अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी बात मानो तो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपने माता पिता से कहता है, मम्मा, आप लोग ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यही दिन रह गया था, यही दिन दिखाना था ना कुकू। इस दिन के लिए ही पाला था। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें हमने पाला पोसा था। मम्मा चिड़िया तो बुत बनी बैठी अपने बेटे की बातें सुन रही थी। वह अपने बेटे से क्या कहती? और फिर कुकू अपनी माँ और अपने पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। मम्मा चिड़िया कुकू से ऐसा कहती हैं, मेरी बात याद रखना कुकू, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप आज जो मेरे और आपके पिता के साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपकी औलाद भी आपको यहीं छोड़ कर जाएगी, क्योंकि आप आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन्होंने तो अब ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। मम्मा चिड़िया एक दिन अपने पति से कहती हैं, कुकू के पापा, कुकू ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने बेटे की ऐसी प्रशिक्षण तो न की थी। पापा चिड़िया चुप था, वह कुछ भी नहीं कहता। मम्मा चिड़िया रात को सो जाती है और फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया की आंख खुलती है तो सामने उनकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जिन्हें कुछ पक्षी वहां से ले जा रहे थे। ये देखकर मम्मा चिड़िया कहती हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? और फिर मम्मा चिड़िया को ये बताया जाता है कि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। मम्मा चिड़िया न रो रही थी और न कुछ कह रही थी, क्योंकि शायद आज उसके पति के साथ वो भी मर गई थी। कुकू के साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, परंतु जो कुकू ने अपने माता पिता के साथ किया उसकी सजा तो उसे आने वाली जिंदगी में मिलकर रहेगी। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है। अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ ना जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है।
अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए। सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है। आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी, जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़िया भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को चार चार बेटियां काटो। फिर चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से पांचवी बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने पांचों बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने पांचों बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो, यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो, साथ में पाँच पाँच बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है, कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी देखो, टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5वें अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको। और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया। और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी, ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे। देखो गौरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी?
देखो गौरी, उसके पति अभी अभी मरा है। उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उसको कैसे अभी भेज दें, तुम ही बताओ गौरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5-5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गौरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गौरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गौरी कौवी को बता देता है। तभी गौरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ। मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गौरी बहन। ओह ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गौरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गौरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गौरी। गौरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गौरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इतने में वे 5 बेटियां आ जाती है और उसे देखकर बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गौरी कौवी कहती है, मैंने तो तुझे दाना भी दे दिया बुढ़ी, चल अब भाग यहाँ से जा। देखो गौरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ और जा रही हूँ, मैं कितनी अभागिन और बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी 5-5 पोतियाँ थी, लेकिन मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप इस हाल में? कौन टूनी बेटी? तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी और बहू ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब तुम यहीं रहोगे अपनी पोती के साथ। फिर वे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। जालिम कौवा और सांप। कालू कौवा बहुत लालची कौवा था। उसकी पत्नी गौरी कौवी भी उसकी तरह ही लालची थी। वे दोनों जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रहे थे कि उनको एक गुफा नजर आती है। वे उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारा भोजन था, जिसे देखकर गौरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। हाय हाय, इतना भोजन तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। कालू जी, हमारी तो मौजें हो गई। अब हम अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत आराम से बिताएंगे अपनी जिंदगी को। अब हमें ना काम करने की जरूरत और ना भोजन चुराने की जरूरत। फिर वे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक जहरीला बहुत बड़ा सांप आ जाता है। उसे देखकर तो गौरी और कालू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कर रहे हो? काम बताओ, कब आए मेरी गुफा में? बताओ, मुझे बताओ, ना बे तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज हमें माफ कर दे। प्लीज, आप जो कहेंगे ना हम वही करेंगे। हमें जिंदा जाने दे दे, हमें ना मारना। ठीक है, फिर तो मुझे तो अपने अंडे ला कर दे। गौरी कौवी ने तो 2 अंडे दिए हुए थे, मगर वे नहीं चाहती थी कि वे अपने सांप को दे दे। इसीलिए वह कहती है,
आप भाई, मैंने तो अंडे नहीं दिए, मगर हाँ, हमारे पड़ोस में तोता रहता है, तोते ने अंडे दिए थे। हम ना आपको वही अंडे ला कर देते हैं। तोते के अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं, मगर मेरी एक शर्त है, आप मुझे और मेरे पति को जाने देंगे। ऐसा ना हो हम आपको अंडे भी ला दें और आप अंडे लेके हमें भी मार डालें। तुम मेरे सामने शर्तें रख रही हो काली कमी। तुम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भोजन ले जा सकती हो, बल्कि ऐसा करो कि तुम रोज ही यहाँ से खा जाया करो, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम लोग जाओ और वापस ना आओ। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आधी रात को वे तोते के घर में जाते हैं। तोता बेचारा बड़े आराम से सो रहा था, इस बात से अनजान कि जालिम कव्वे उसके अंडे को जालिम सांप को खिलाने चले जाएंगे। काले कव्वे अंडों को कपड़े से उठा लेते हैं और सांप की गुफा में पहुंच जाते हैं। सांप वो अंडे खा लेता है। गोरी और कालू भी भोजन खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अरे गोरी, हम हैं तो बहुत बुरे, पर पता नहीं क्यों मुझे आज तोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर हमारे अंडे वे सांप पी जाता तो हम तो जी ही न पाते, और बेचारे तोते के साथ हमने इतना बुरा किया। चुप करो चुप, ज्यादा नेक बनने के ड्रामे न करो मेरे सामने। जानती हूँ मैं तुम्हें, पत्नी हूँ तुम्हारी। दूसरी ओर तोता तो पूरे जंगल में शोर मचा देता है। वह तो बहुत रोता है। वह पक्षी उसे सिर्फ दिलासा ही दे सकते थे, परंतु उसके अलावा वो कुछ ना कर सकते थे। अब तो हर रोज ही किसी न किसी के अंडे को जालिम कव्वे चुरा रहे थे और सांप को दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षियों के अंडे ही वह सांप खा जाता है। अब तो बस एक कालू ही गोरी थे जिनके अंडे उनके घोंसले में सुरक्षित थे। अब वो सांप गोरी और कालू के आने से पहले ही ये सोच रहा था कि क्यों ना वे इनके साथ जाए और इनके घर पर देख ले कि इनके घर अंडे हैं या फिर नहीं। वे बहुत चाहते रहे, मुझे तो लगता है इनके घर भी अंडा होगा, तभी ये ऐसे कर रहे हैं। मुझसे अंडा छुपा रहे हैं। आज मैं इनका पीछा करूंगा, कव्वे आए तो सही। आज कव्वे अंडे नहीं लाए काल देते हैं, ताकि आने वाली जिंदगी में कव्वे कभी किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर सकें। तो दोस्तों, कव्वों को सजा ठीक मिली है नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुकू का जन्मदिन। कुकू का 2 दिन बाद जन्मदिन था। गुड़िया अपने भाई का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहती थी, मगर गुड़िया के पास पैसे बहुत कम थे, वो भी उसने बड़ी मुश्किलों से अपने गुल्लक में जमा किए थे। अब वो बहुत परेशान थी। कुकू को भी अपना जन्मदिन अच्छे से याद था। वो गुड़िया के पास आता है और गुड़िया से कहता है, बहन गुड़िया, आपको याद है ना 2 दिन बाद क्या है? क्या भाई, मुझे तो याद नहीं। पालन करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आने वाली जिंदगी में अच्छा हमारे साथ नहीं होता। हम जो दूसरे के साथ करते हैं हमारे साथ भी